हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपने दिल से कुछ ठान लिया है तो दुनिया में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि अगर आपने दिल से ठान लिया कि ये काम करना है तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है एडिमा। एडिमा क्या होता है, एडिमा का मीन्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। एडिमा के बारे में एमएसएन का टॉपिक है। तो एडिमा क्या होता है? एडिमा मीन्स होता है स्वेलिंग, यानी बॉडी में कोई भी स्वेलिंग आ जाना। इसको आप ओडिमा और भी, एडिमा को ओडिमा भी लिख सकते हो। ओडिमा भी लिख सकते हो, एडिमा भी लिख सकते हो। और इसका जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है स्वेलिंग, यानी बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो जाना। तो व्हेन देयर इज एबनॉर्मल अकुमुलेशन, यानी कोई भी एबनॉर्मल अकुमुलेशन हो जाता है, एबनॉर्मल असामान्य अकुमुलेशन हो जाए बॉडी में फ्लूइड का, और फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम एरिया और बॉडी कैविटी अंडर द स्किन, दिस सिम्टम इज कॉल्ड एडिमा। ये वाला सिम्टम क्या कहलाता है? एडिमा कहलाता है। जैसे बॉडी की कोई कैविटी है, उसके बॉडी की कैविटी के अंदर कहीं पे, बॉडी की कैविटी के अंदर कहीं पे अगर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाए और फ्लूइड इकट्ठा होके वहाँ स्वेलिंग होने लग जाए तो उसे क्या कह सकते हैं? एडिमा कह सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। तो एबनॉर्मल अकुमुलेशन मतलब कोई भी एबनॉर्मल अकुमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का एबनॉर्मल अकुमुलेशन हो जाए, कहाँ पे हो सकता है? इंटरस्टिशियम एरिया के अंदर या कोई बॉडी कैविटी के अंदर, कोई भी बॉडी कैविटी है उसके अंदर अगर ये इकट्ठा हो जाए तो क्या कहलाता है? एडिमा कहलाता है। और उसके बाद में बॉडी के अंदर जो बॉडी का वेट है, बॉडी का वेट है वो कितना होता है टोटल? जैसे एक और चीज बता देता हूँ, बॉडी का अगर वेट, बॉडी वेट अगर 70 केजी का एक व्यक्ति है तो उसके अंदर 70 केजी का अगर कोई एक मेल है व्यक्ति है तो उसके अंदर 60% जो होता है वो 60% क्या होता है? वो वाटर होता है। बॉडी के अंदर 60% क्या होता है? वाटर होता है। तो 70 केजी का है तो 70 इंटू 60 और 60% है, तो अगर 70 केजी का तो 60% है तो 60% को ऐसे 100 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 7 छंग 42, तो लगभग 42 लीटर। यानी अगर 70 केजी का अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर कितना है? 42 लीटर के करीब कितना है? उसके अंदर फ्लूइड है, यानी पानी है 42 लीटर के करीब। अब अगर 42 लीटर के करीब पानी है तो इसके अंदर, बॉडी के अंदर दो टाइप के है ना डिवाइड किया गया है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ICF और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF। अब जो ये फ्लूइड बचा, ये जो 60% है, इसका जो है 70% तो रहता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और 30% रहता है, क्या रहता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। तो इसका अगर एक वर्ड में मान ले, लगभग 40 मान ले, तो इसका अगर 70% निकालेंगे तो इसका 70% निकालेंगे तो 28 के करीब आएगा या 29 के करीब आएगा, और इसका आएगा 12 पॉइंट के करीब। तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो
28 लीटर के करीब होता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो 12 लीटर के करीब होता है। तो ये हो गया इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। मैंने इसलिए बताया कि यहाँ से ये फ्लूइड अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में, अगर इंट्रा सेलुलर ज़्यादा हो जाए तो भी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो भी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, तो भी ये एक इडिमा का रीज़न बन सकते हैं, ये कारण बन सकते हैं। ठीक है, अब है मैंने बताई थी डेफिनेशन इडिमा की कि एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन इंटरस्टिशियम एरिया और बॉडी कैविटी अंडर द स्किन सिम्टम इज कॉल्ड एडिमा। एज लॉन्ग एज इट इज confined to the dermis of the skin only it is called edema। जो डर्मिस लेयर है जो केवल डर्मिस तक सीमित रहता है, मतलब केवल डर्मिस तक, यानी ऊपर जो रहती है स्किन रहती है, एक तो रहती है एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस रहती है और उसके नीचे क्या होती है डर्मिस। अगर वो डर्मिस स्किन तक सीमित रहता है तो उसे कहते हैं एडिमा कहते हैं। अगर वो डर्मिस स्किन तक सीमित रहता है तो उसे क्या कहते हैं एडिमा कहते हैं। अगर बट व्हेन दिस बॉडी इज कलेक्टेड इट इज कॉल्ड एनसेक्रा। अगर वो बॉडी के जब बॉडी में कहीं और कलेक्ट होता है तो उसे क्या कह सकते हैं एनसेक्रा कह सकते हैं। एनासरका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एनासरका बोलते हैं। जब बॉडी के अंदर अगर कहीं और एकत्रित होने लग जाए, जब यह शरीर के अधिकांश भाग में एकत्रित हो, शरीर के कहीं अधिकांश भाग में एकत्रित होने लग जाए तो उसे एनासरका कहते हैं। व्हेन देयर इज अकोमुलेशन फ्लूइड इन द ब्रेन, अगर ये तो हो गया बॉडी के कहीं दूसरे भाग में तो उसे एनासरका कहते हैं। अगर डर्मिस लेयर के इधर हो रहा है तो उसे एडिमा कहते हैं। अगर फ्लूइड अकोमुलेशन कहाँ हो रहा है ब्रेन, फ्लूइड इन द ब्रेन वेसल्स एंड एरेक्नोइड स्पेस, अगर एरेक्नोइड स्पेस या ब्रेन के अंदर कहीं पे ब्रेन वेसल्स के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। सर बड़ा हो जाता है ना, बच्चे के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पे सर में पानी भर जाता है, मतलब वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। अगर यही फ्लूइड अगर डर्मिस के इधर अगर इकट्ठा हो तो उसे एडिमा कहते हैं। अगर बॉडी के जब कहीं और पार्ट में इकट्ठा हो तो उसे एनासारका कहते हैं। और अगर ब्रेन वेसल्स और एरेक्नोइड स्पेस में इकट्ठा हो तो उसे हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। ठीक है, और यही व्हेन द अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड अकर इन द प्लूरल स्पेस, अगर यही फ्लूइड प्लूरल स्पेस में अगर इकट्ठा हो जाए पार्ट ऑफ द आउटर सेल ऑफ द लंग्स, जो लंग्स की आउटर सेल मतलब आउटर लेयर होती है, समझ लेना, जैसे ये लंग्स है ना, लंग्स होता है, तो यहाँ पे जो प्लूरल स्पेस है यहाँ पे अगर इकट्ठा होने लग जाए फ्लूइड तो उसे क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोथोरेक्स। अगर अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड अकर इन प्लूरल स्पेस आउटर सेल ऑफ द लंग्स तो उसे कहते हैं हाइड्रोथोरेक्स। देखो जैसे इस इमेज में बताया हुआ है कि ये नॉर्मल फुट है, ये क्या है नॉर्मल पैर है, फुट है। अगर यहाँ पे देखो ये पिटिंग एडिमा है, यहाँ पे जैसे ही एडिमा हो गया यानी पैर में स्वेलिंग आ चुकी है, और जब इस एडिमा ये स्वेलिंग से इसको प्रेस करते हैं, इसको क्या करते हैं प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। देखो इधर इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेस करने पे देखो ऐसे थंब का निशान बन गया है, तो इसे पिटिंग एडिमा कहते हैं, है ना, पिटिंग एडिमा कहते हैं। जहाँ से उसे प्रेस करते हैं वहाँ निशान पड़ जाता है, तो उसको ग्रेड के हिसाब से माना गया। अगर ग्रेड 1 कैसे माना जाता है, जब तक 2 सेंटीमीटर तक क्या रहता है वो एडिमा दबता है, तो उसे 2 सेंटीमीटर 2 mm तक तो ग्रेड फर्स्ट में आता है। अगर वही 3 से 4 mm अगर प्रेस होता है तो वो क्या कहलाता है सेकंड ग्रेड में आता है, और 5 से 6 mm वाला थर्ड ग्रेड में आता है, और ये 8 mm वाला 4 ग्रेड में आता है।
उसके बाद में वेन देयर अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, वो तो हो गया था प्लूरल स्पेस में, और अगर ब्रेन की वेसल्स में और एरेक्नोइड स्पेस में हो तो हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, और हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, और हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं अगर लंग्स की जो है प्लूरल स्पेस में अगर इकट्ठा हो जाए। और वही अगर अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, अगर पेरिटोनियल कैविटी है जो पेट एब्डोमेन की पेरिटोनियल कैविटी होती है, वहां फ्लूइड अगर इकट्ठा हो जाए तो उसे कहते हैं एसाइटिस, उसे क्या कहते हैं, एसाइटिस कहते हैं। व्हेन द फ्लूइड, अगर फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एसाइटिस कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर इकट्ठा हो जाए तो उसे एसाइटिस कहते हैं। उसके बाद में एडिमा इज ए नॉट डिजीज, क्या होता है, एडिमा कोई भी डिजीज नहीं है, ये क्या है, एक सिम्टम है। ये एडिमा कोई भी डिजीज नहीं है, अगर बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ रही है तो मतलब कोई डिजीज नहीं हो गई है, वो क्या है, एक क्या है, सिम्टम है। नॉर्मली क्या रहता है, जो लिम्प रहता है बॉडी के अंदर, लिम्प रहता है, लसिका से जो निकलता है लिम्प रिटर्न टू द सर्कुलेशन थ्रू द ब्लड वेसल्स, वो क्या रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा रिटर्न हो जाता है, एंड लिम्फ वेसल्स के द्वारा। बट व्हेन द लिम्फ डज नॉट कंप्लीटली रिटर्न, अगर जब लिम्फ कंप्लीटली रिटर्न नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, स्वेलिंग वगैरह कर सकता है। तो एडिमा क्या है, एक डिजीज नहीं है, एक सिम्टम है। और लिम्फ क्या करता है, बॉडी में लिम्फ सर्कुलेट करता है ब्लड के साथ में, अगर वो वापस ब्लड के साथ में रिटर्न नहीं जाता है तो फिर वो कहीं पे रुक के क्या कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है। तो रिटर्न टू द ब्लड ट्रांसपोर्ट इट accumulate in the interstitial part between the cell and the condition is edema arise, है ना। वो क्या करता है, बिटवीन द सेल्स, वो क्या रहता है, सेल्स के बिटवीन में इकट्ठा होने लग जाता है फ्लूइड, और वो क्या कर सकता है, एडिमा कर सकता है, तो वो एडिमा कर देता है, ठीक है। उसके बाद में एडिमा के साइन एंड सिम्टम क्या, एडिमा सिम्टम कैन बी रिजल्ट फ्रॉम ए डिसऑर्डर, इंजरी और इन्फ्लामेशन। क्या होता है, एडिमा के सिम्टम कब नजर आते हैं, कोई भी डिसऑर्डर होने पे, कोई अगर बीमारी हो गई तो बॉडी में स्वेलिंग आएगी, जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई तो पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है ना। वैसे कोई इंजरी हो गई तो एडिमा होने को देखने को मिल सकता है। अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, मैंने इन्फ्लामेशन पढ़ा चुका हूँ क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हो कि इन्फ्लामेशन हो गया तो वहां पे क्या हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। एडिमा में बी लोकलाइज्ड to one part of the body or many occur over the whole body, generalized edema। अगर ये क्या हो सकता है, एक पार्ट में हो सकता है और अदर पार्ट में भी हो सकता है, मतलब अलग अलग जगह भी हो सकता है। और एडिमा के द सिम्टम, एडिमा इज जनरली मोर विजिबल ऑन फीट, हैंड्स और फेस। और जो एडिमा के जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पैरों में, पैर स्वेलिंग देखना, जहाँ एडिमा होता है सबसे ज़्यादा कहाँ, पैरों में देखने को मिलता है, यानी किसी के पैर सूजे हुए दिखेंगे। और हैंड्स में और फेस में, किसी का फेस देखा होगा, फेस ऐसे स्वेलो कर जाता है ना। और जो किसी के आई जो ऑर्बिट है यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है ना, यहाँ फेस में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, हैंड में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, और पैर में, फीट्स में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पर आपको क्या है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद में कोज, क्या कारण है, कोज क्या है, कारण क्या है इसके स्वेलिंग होने के। सम कॉमन कोज ऑफ एडिमा आर फॉलोइंग, कॉमन कोज है, सबसे पहला कॉमन कोज क्या है, अनकंट्रोल आईवी इन्फ्यूजन और रिनल फेलियर। जब किसी को आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, यानी आईवी थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी है ना, इंट्रावेनस थेरेपी देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। तो आईवी फ्लूइड देने पे, जब कभी किसी को अनकंट्रोल आईवी फ्लूइड दिया हो, जैसे लिमिट रहती है कि 1000 ml देना हो तो उसे ज़्यादा दे दिया, लिमिट से ज़्यादा दे दिया, और उसकी किडनी फेल हो गई, किडनी क्या करती है, बॉडी से फ्लूइड को निकालती है।
अगर उसकी किडनी फेल हो गई तो क्या होगा, बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा, है ना, तो उसकी वजह से एडिमा हो सकता है। तो ये एक फर्स्ट रीजन हो गया। सेकंड रीजन है कि लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन से आते हैं, प्रेडिसोलोन में, है ना, प्रेडिसोलोन आता है, डेक्सामेथासोन आता है, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्ड, प्रेडिसोलोन, ये सारे जिससे भी जिसके पीछे ऐसे सोन लिखा रहता है वो मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। और उनके जो लॉन्ग टर्म तक अगर वो कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग्स ले रहा है तो उसके अंदर क्या देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद में एक्सेसिव सोडियम इनटेक, अगर कोई सोडियम की ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, सोडियम ज़्यादा मात्रा में ले रहा है ना, सोडियम ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, तो उसके कारण भी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है ना। देखा होगा हाइपरटेंशन वाले पेशेंटों के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें भी धीरे धीरे ब्लड में अगर सोडियम की मात्रा बढ़ जाए, नॉर्मल सोडियम कितना होता है, लगभग 135 से 145 के करीब होगा, लेकिन अगर बॉडी में अगर ये सोडियम की मात्रा बढ़ने लग जाए ब्लड में तो स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर किसी पेशेंट का लीवर फेल हो गया तो उसकी वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो गया तो भी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। यूज ऑफ एंटी डायरेटिक्स मेडिसिन का अगर यूज करें तो उसकी वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। डायरेटिक मेडिसिन कौन सी होती है, जो बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालती है, लेकिन एंटी डायरेटिक जो बॉडी में फ्लूइड को रोक के रखती है, तो मतलब उसके यूज से भी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा बढ़ सकता है। वॉशिंग द वुंड विथ एनएस, अगर किसी के वुंड हो गया है, कोई घाव हो गया है, अगर उसको एनएस से वॉश किया जाए, इरिगेट करते हैं बार बार में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। उसके बाद में इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द वेन, अगर वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द वेन, वेनस हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट को वेनस हाइपरटेंशन है, वेन में अगर प्रेशर बढ़ चुका है तो उसकी वजह से भी एडिमा देखने को मिल सकता है। स्लो ब्लड ड्यू टू वेरिकोज वेन, अगर कोई पेशेंट को वेरिकोज वेन हो गई है, जैसे ये पैर का एरिया है, जैसे पैर है उसके अंदर ये वेन से ब्लड सप्लाई हो रही है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है और यहाँ पे वेरिकोज वेन हो गया, ऐसे वेन ऐसे छोटी हो गई है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो उधर से पैर में क्या स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो वेरिकोज वेन भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद में है टाइप ऑफ एडिमा, ये तो हो गए कारण। तो क्या क्या कारण थे, वापस एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड आईवी इन्फ्यूजन के कारण रीनल फेलियर हो सकता है और उसमें क्या देखने को मिल सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यूज करते हैं तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद में अगर एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम इंटेक करता है, एक्सेसिव अमाउंट में अगर सोडियम इंटेक करता है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। उसके बाद में लीवर फेलियर के पेशेंट में देखने को मिल सकता है एडिमा, और हार्ट फेलियर के पेशेंट में, और यूज ऑफ एंटी डायरेटिक मेडिसिन, अगर ड्रग्स लेता है तो उसके वजह से भी हो सकता है। वुंड का इरिगेशन करते हैं, वुंड को साफ करते हैं, उस टाइम एनएस से साफ करें तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये हो गए मेन रीजन। और इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द वेन में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद में ब्लड फ्लो ड्यू टू वेरिकोज वेन, और वेरिकोज वेन के कारण हो सकता है। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन टाइप ऑफ एडिमा। टाइप क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ एडिमा। तो टाइप ऑफ एडिमा के अंदर पहला ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर क्या है, तो एक हो गया, पहला हो गया लोकेशन के आधार पर। अगर सेरिब्रम में एडिमा हो रहा है ना, तो सेरिब्रम एडिमा, तो लोकेशन के आधार पर जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है उससे उसका नाम पड़ा है। तो एडिमा कहाँ, ब्रेन में हो रहा है, एडिमा इन द ब्रेन टिश्यू, एडिमा इन द ब्रेन टिश्यू,
तो अगर ब्रेन के टिश्यू में अगर एडिमा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। ब्रेन के टिश्यू में अगर वहां एडिमा हो रहा है तो उससे कहते हैं सेरिब्रल एडिमा। उसके बाद में पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, एडिमा इन द फीट, हैंड और एंकल्स। पेरिफेरल किसे कहते हैं, जहां बॉडी के जो हाथ पैर ये वाले एंकल वाले एरिया जो बॉडी से दूर होते हैं, पेरिफेरल एरिया, तो वो कहलाते हैं। अगर बॉडी में पैरों में एडिमा हो, हाथ में एडिमा हो गया हो, एंकल में घुटने में मतलब एडिमा हो गया हो, या एंकल में एडिमा हो गया हो, नी में नहीं एंकल में एडिमा हो गया हो, तो क्या पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ऑप्थेल्मिक एडिमा, ये हो गया सेकंड टाइप पेरिफेरल एडिमा। थर्ड टाइप मतलब ऑप्थेल्मिक एडिमा। ऑप्थेल्मिक एडिमा, एडिमा अराउंड इन द आई और पुफी आई देखने को मिलती है। इसमें क्या होती है, जो आंखें हैं यहाँ से यहाँ पे आई की इधर एडिमा देखने को मिलेगा, यहाँ आँख क्या होगी, यहाँ से स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसे ऑप्थेल्मिक एडिमा कहते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट पल्मोनरी एडिमा। 4 नंबर है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। अगर लंग्स के टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, सॉरी अकुमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, तो उसे क्या कहते हैं, लंग्स के अंदर अगर अकुमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाए टिश्यू के अंदर, लंग्स के टिश्यू के अंदर, तो उसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ये तो हो गए लोकेशन के आधार पे, यानी जिस एरिया में वहां पे स्वेलिंग हो रही है तो उस एरिया के नाम से उसका नाम पड़ा। तो जैसे अगर लंग्स के टिश्यू के अंदर हो रहा है तो वहां पे पल्मोनरी एडिमा, अगर आई के उधर हो रहा है तो ऑप्थेल्मिक एडिमा, अगर पेरिफेरी पार्ट में हो रहा है यानी पेरिफेरी हाथ पैर वगैरह में हो रहा है तो पेरिफेरल एडिमा, और अगर ब्रेन में हो रहा है तो सेरिब्रल एडिमा। उसके बाद में अनदर क्लासिफिकेशन, एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरा है सेकंड पिटिंग एडिमा। जैसे मैंने इमेज में बताया था, पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा दो टाइप के होते हैं। एक होता है पिटिंग एडिमा और एक होता है नॉन पिटिंग एडिमा। पहला है पिटिंग एडिमा, दूसरा है नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा वो पिटिंग एडिमा होता है जब कहीं पैर में, यानी ये पैर है, अगर इसको दबाते हैं यहाँ से या हाथ पैर को दबाते हैं तो वहाँ पे अंगुलियों के निशान पड़ जाते हैं, ऐसे खड्डे से पड़ जाते हैं, जैसे मैंने उस इमेज में बताया था, तो उसे कहते हैं पिटिंग एडिमा। ऑन प्रेसिंग द एडिमस पार्ट, जो सूजा हुआ पार्ट है, एडिमस पार्ट है, वहाँ अगर प्रेस किया जाए, और रिमूविंग द प्रेशर, और जब प्रेशर हटाते हैं द प्रेशर मार्क, तो वहाँ पे क्या प्रेशर मार्क बन जाते हैं ऑफ द फिंगर रिमेन सम टाइम। जो फिंगर से अपन दबाते हैं तो वहाँ पे फिंगर के निशान बन जाएंगे, प्रेशर मार्क बन जाएंगे ऐसे फिंगर के, तो उसे कहते हैं पिटिंग एडिमा। और दूसरा टाइप का है नॉन पिटिंग एडिमा। यहाँ पर आप अगर वहाँ पे ऐसे ही दबाते हो पिटिंग एडिमा की तरह तो वहाँ पे फिंगर के निशान नहीं पड़ते हैं, तो उसे नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो इंडेंशन मार्क इज नॉट अवेलेबल, यानी यहाँ पे इंडेंशन मार्क था, यहाँ पे प्रेशर मार्क, इसको प्रेशर मार्क भी बोल सकते हैं, जैसे ये प्रेशर मार्क भी बोल सकते हैं। तो ये प्रेशर मार्क इज नॉट विजिबल ऑन अप्लाई प्रेशर ऑफ द स्किन, जहाँ पे अपन ने प्रेशर लगाया वहाँ पे वो प्रेशर मार्क नहीं बनते हैं, तो उसे नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। जहाँ पे प्रेशर मार्क बन जाते हैं उसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। उसके बाद में इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, तो एडिमा के अंदर लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के अंदर आता है ऑन द मेन सिम्टम ऑफ एडिमा इज इंक्रीज वेट। अगर किसी में बॉडी में स्वेलिंग हो गई तो उसका क्या वेट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स वेट बढ़ जाएगा ना, वेट बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो अगर बॉडी में स्वेलिंग हो जाए, फ्लूइड का अकुमुलेशन हो रहा है, बॉडी से फ्लूइड नहीं निकल रहा है, तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक पहला सिम्टम हो गया, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। अब सिम्टम लार्जली डिपेंड ऑन द अंडरलाइन कोज के ऊपर डिपेंड करता है सिम्टम, कौन कौन से कोज कारण है। तो द क्लिनिकल सिम्टम आर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या क्या सिम्टम होते हैं वो पढ़ते हैं कि कौन से सिस्टम को एडिमा इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में
अगर क्या इफेक्ट पड़ता है एडिमा का, अगर बॉडी में स्वेलिंग आ गई तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके अंदर क्या होगा, रैपिड पल्स रेट, पल्स रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेकिकार्डिया, है ना, टेकिकार्डिया कहते हैं ना, टेकिकार्डिया कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हाई हो जाएगा, इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे इसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो चीजें देखने को मिलेगी, और एक देखने को मिलेगा डिस्टेंडेड नेक वेन, जो नेक की वेन है वहां पे क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यानी डिस्टेंडेड, वो दिखाई देगी, है ना, उभरी हुई दिखाई देगी। तो ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में 3 मेनली सिम्टम देखने को मिलेंगे, पल्स रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, रैपिड पल्स रेट हो जाएगी, टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो इंक्रीज बीपी, तो हाइपरटेंशन बोलते हैं उसे, और डिस्टेंडेड नेक वेन, और जो नेक वेन है, जुगुलर वेन है, वहां पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, वो दिखाई देगी। और अफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रैपिड रेस्पिरेशन, रैपिड रेस्पिरेशन का मतलब हो गया इंक्रीज रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज रेस्पिरेशन। या उसको एक वर्ड में बोले तो उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ, टेकिपीनिया बोल सकते हैं, टेकिपीनिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को बोलते हैं डिप्सनिया, डिप्सनिया बोलते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, प्रॉब्लम होना, वो डिप्सनिया कहलाता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक और सिम्टम देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी में, क्रिकल्स विद ब्रेथ, अगर साउंड कैसा देखने को मिलेगा, क्रिकल्स साउंड सुनाई देगा, अगर ब्रीथ लेगा, सांस लेगा तो क्रिकल्स जैसे साउंड सुनाई देगा। इफेक्ट ऑन नर्व सिस्टम, और नर्व सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो नर्व सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नर्व सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें अल्टर कॉन्शियस लेवल, अल्टर कॉन्शियस लेवल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, अल्टर कॉन्शियस लेवल, नर्वस सिस्टम में जो कॉन्शियस लेवल है ना, वो चेंज हो जाएगा, मतलब सेमी कॉन्शियस या बेहोश, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जो कॉन्शियस लेवल है, वो जो होश में रहता है व्यक्ति, उसका वो चेतना का स्तर, उसमें कमी आ सकती है। अल्टर कॉन्शियस लेवल मतलब जो चेतना का स्तर होता है उसमें क्या हो सकती है, कमी आ सकती है, उसके अंदर कमी आ सकती है। इसके बाद में इसमें हेडेक देखने को मिल सकता है, सर दर्द, विजुअल डिस्टर्बेंस, और उसमें विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, देखने में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट को वीकनेस आ सकती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, और सेंसेशन में कमी आ सकती है, लॉस ऑफ सेंसेशन यानी संवेदनाओं में कमी आ सकती है, देखने में कठिनाई, विजुअल डिस्टर्बेंस मतलब देखने में कठिनाई हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्किन, और स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्किन पे तो पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन पे, कहाँ, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था इमेज के अंदर, वहां पे प्रेस करेंगे तो वहां पे अंगुलियों के निशान देखने को मिलेंगे, वो पिटिंग एडिमा। स्किन का कलर पेल हो जाएगा, कूल स्किन, और स्किन ठंडी हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम स्किन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, यानी त्वचा क्या हो जाएगी, पीली हो जाएगी। पेल स्किन का मतलब स्किन पीली हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्रीज पेरिस्टालसिस, अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो बढ़ जाएंगे तो उसके कारण स्वेटिंग भी बढ़ सकती है, पसीना ज्यादा आएगा। उसके बाद में लीवर एनलार्जमेंट, लीवर की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं हेपेटोमेगली। और एसाइटिस,
मैंने बताया था एसाइटिस किसे कहते हैं, अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, वहां अगर फ्लूइड जमा हो जाता है तो उसे क्या कह सकते हैं, एसाइटिस कह सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को क्या डायरिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग सिम्टम्स हो गए, ये हो गए सिस्टम के अकॉर्डिंग सिम्टम हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके डायग्नोसिस। क्या होता है डायग्नोसिस? क्या होता है ये डायग्नोसिस कैसे पता लगाओगे? डायग्नोसिस क्या होता है इसका डायग्नोसिस? एक तो डायग्नोसिस कैसे करोगे, एक तो आपको बॉडी के अंदर कहाँ क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, है ना। बॉडी के अंदर कहीं स्वेलिंग हो गई तो पता लग जाएगा कि यहाँ इसको क्या हो गया है, क्या हो गया, यहाँ स्वेलिंग हो गई है, तो ये इडिमा है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं आप, फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं। और हो गया ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करके भी इसका एडिमा का पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में, और ब्लड टेस्ट में भी क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम वगैरह चेक करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, है ना। और यूरिन के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हैं, सोडियम कितना निकल रहा है बॉडी के अंदर, फ्लूइड कितना निकला है। इनटेक आउटपुट चार्ट देख सकते हैं आप, इनटेक आउटपुट यानी अगर कितना इनटेक ले रहा है पेशेंट, अगर 5000 ml या 3000 ml डेली का ले रहा है और उतना आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वापस, तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, LFT कर सकते हैं। LFT के अंदर क्या देखते हैं, SGOT और SGPT, ये देखते हैं लीवर के अंदर, लीवर का टेस्ट करते हैं। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद में RFT कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, RFT कर सकते हैं। RFT क्या होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो भी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, तो RFT करके पता लगा सकते हैं। RFT के अंदर भी क्या देखते हैं, क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और देखते हैं क्रेटिनिन देखते हैं, ठीक है, ब्लड बॉडी में क्रेटिनिन वगैरह देखते हैं। तो ये कितना है, ये सब चेक करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में भी RFT वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, LFT वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई लीवर वगैरह में स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल रही है तो वो आप क्या USG और कर सकते हो, सोनोग्राफी कर सकते हो ना, सोनोग्राफी से भी पता लग जाएगा। USG कर सकते हो, असाइटिस में भी USG कर सकते हो, पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड जमा हो गया तो भी USG से पता लग सकता है, एक्सरे से भी पता लग सकता है, USG एक्सरे वगैरह से भी पता लग सकता है। तो ये कुछ टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट एडिमा, कौन कौन सी ड्रग्स है जो एडिमा के लिए अपन यूज में लेते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट है जो एडिमा के लिए अपन यूज में लेते हैं। तो डायूरेटिक्स सबसे बेस्ट ड्रग है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में आती है लेसिक्स, है ना। लेसिक्स कौन सी होती है, फ्रुसामाइड्स होती है, लेसिक्स, डाइटोर के नाम से भी आती है, डाइटोर नाम से आती है, लेसिक्स नाम से आती है। मैनिटोल भी होती है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है, मैनिटोल का इंजेक्शन आता है, वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होता है जो ICP को कम करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है। ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, ICP को कम करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है, मैनिटोल वगैरह। डाइटोर के इंजेक्शन भी आते हैं, टेबलेट भी आती है, इंजेक्शन लेसिक्स का भी इंजेक्शन आता है, टेबलेट रूप में भी आता है। और ये इसके अंदर होता है फ्लूसामाइड जो डायूरेटिक्स होता है, जो क्या करते हैं बॉडी से फ्लूइड को निकालने में हेल्प करता है। और उसके बाद में एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी दे सकते हैं। एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी में क्या होता है,
इसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर सेल्स को छोटे करने के लिए दिया जाता है। ये वेन के प्रेशर्स को और ट्यूमर सेल को, जो बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल्स बन रही है उसको कम करने के लिए एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी देते हैं। तो वहां से भी क्या होगी, सेल्स स्वेलिंग वगैरह कम हो जाएगी। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, O2 की थेरेपी दे सकते हैं। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को क्या है, O2 थेरेपी दे सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करोगे, अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब है इसका मैनेजमेंट क्या करोगे, इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे एडिमा का। तो सबसे पहले एवरी 4 to 8 आवर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट शुड बी चेक। हर 4 से 8 घंटे में पेशेंट के क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। हर 4 से 8 घंटे में पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइंस में क्या होता है, वाइटल साइंस में TPR एंड BP, TPR और BP चेक करेंगे पेशेंट की। हर 4 से 8 घंटे में पेशेंट की TPR एंड BP चेक करेंगे। उसके बाद में पेशेंट शुड बी मॉनिटर फॉर डिप्सनिया एंड क्रैकल साउंड। क्या होता है डिप्सनिया, डिप्सनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। पेशेंट की अगर कोई सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अगर उसे क्रैकल साउंड सुनाई दे रहे हैं तो ये चेक करेंगे। ये किसको शो करता है, कौन से एडिमा को शो करता है, ये पल्मोनरी एडिमा को शो करता है ना। अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो गया तो ये ऐसे डिप्सनिया होने लगेगा, क्रैकल साउंड आने लगेंगे। तो ये मेजर करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद में रेगुलर केयर ऑफ द पेशेंट स्किन शुड बी टेकन एज अ प्रेशर सोर आर मोर लाइकली टू अकर ड्यू टू एडिमा। एडिमा के कारण कोई प्रेशर सोर्स वगैरह तो नहीं हो गया है। प्रेशर सोर्स यानी बेड सोर बोल सकते हैं, इसको बेड सोर भी बोल सकते हैं, यानी ज्यादा स्वेलिंग हो गई। रेगुलर केयर करनी चाहिए स्किन की, क्योंकि अगर नहीं किया तो वह क्या हो सकता है, प्रेशर सोर्स वगैरह हो सकता है, बेड सोर वगैरह हो सकता है। इससे बचने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट को टू ओवरली क्या करनी चाहिए, पोजीशन चेंज करनी चाहिए, है ना। हर 2 घंटे से क्या करनी चाहिए, पोजीशन को क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। पोजीशन चेंज कर देनी, हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करना चाहिए, जिससे क्या प्रेशर सोर्स वगैरह नहीं होगा, बेड सोर नहीं होगा। इनटेक आउटपुट शुड बी कंपेयर एवरी 4 to 8 आवर। इनटेक आउटपुट चार्ट, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। इनटेक आउटपुट हर 4 से 8 घंटे में। इनटेक आउटपुट चार्ट क्या होता है, ये पेशेंट ने कितना इनटेक लिया। तो इनटेक में कौन कौन सा इनटेक हो सकता है, जो ओरली पेशेंट लेता है ना। जैसे पानी लेता है, वाटर कितना पिया उसने, वाटर कितना पिया, जैसे 2000 लीटर पानी पिया, ठीक है। उसके बाद में 2000 लीटर पानी पी लिया। और फूड के साथ में कुछ बॉडी के अंदर फ्लूइड गया, कोई भी फ्लूइड लिया, चाय कॉफी ली, टी, है ना, चाय कॉफी, ये सारे किस में आते हैं, इनटेक फ्लूइड में आते हैं। चाय हो गई, कॉफी हो गई, वाटर हो गया, खाना हो गया, तो ये सारे इनटेक में आ गए। उसके बाद में क्या आते हैं, आउटपुट में क्या आते हैं, आउटपुट में क्या आते हैं, ये तो हो गया इनटेक में। और आउटपुट में क्या हो गया, तो आउटपुट में आता है यूरिन। सबसे पहले पेशेंट का हाँ यूरिन पास कितना किया, जितना आउटपुट के अंदर आता है, ये आउटपुट के अंदर आता है। तो आउटपुट के अंदर यूरिन हो गया, और क्या हो गया, स्टूल हो गया। स्टूल के अंदर भी फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है ना, तो यूरिन, स्टूल। उसके बाद में लंग्स से भी कुछ मात्रा में फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है। लंग्स से भी लगभग कितना फ्लूइड बाहर निकल जाता है, लंग से निकल जाता है लगभग 700 सीसी के करीब, यानी 700 सीसी के करीब फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक तो हो गया लंग से, यूरिन से, स्टूल से। लंग से मैंने बताया था 700 सीसी के करीब निकल जाता है बॉडी से फ्लूइड, 700 सीसी के करीब फ्लूइड निकल जाता है। उसके बाद में आपका स्किन से निकल सकता है ना। और क्या, स्किन से, जैसे पसीने से आ गया, स्वेटिंग वगैरह से आ गया, तो कितना फ्लूइड निकल सकता है स्किन से। स्किन से भी आपका 300 सीसी तक निकल सकता है, लगभग 300 सीसी, है ना।
300 सीसी के करीब निकल सकता है, स्किन से 300 सीसी के करीब फ्लूइड निकल सकता है बाय स्वेटिंग, और स्टूल के द्वारा वगैरह भी 100 सीसी के करीब। तो ये हो गया आउटपुट। और वॉमिटिंग के द्वारा भी है ना, वॉमिटिंग, अगर पेशेंट ने वॉमिटिंग की है तो भी वो बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है ना बाहर, तो वॉमिटिंग से, तो ये इनटेक आउटपुट में सब मेंटेन में ध्यान रखना है कि इनटेक कितना पानी लिया, पानी पिया, कितनी कॉफ़ी पी, चाय, कॉफ़ी, पानी, फूड और कोई लिक्विड डाइट, ये सब किस में आता है, इनटेक में आता है। आउटपुट में कौन कौन से आते हैं, आउटपुट में सब स्टूल, यूरिन, लंग से पसीना और वॉमिटिंग वगैरह किया, तो ये सब, अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो ये सब आउटपुट में आता है। उसके बाद में वेट ऑफ द पेशेंट शुड बी मेजर डेली। पेशेंट का क्या करना है, वेट डेली करना है। पेशेंट का वजन एकदम से कम हो गया या ज़्यादा बढ़ गया तो वो स्वेलिंग को इंडिकेट करता है, तो पेशेंट का वजन जो है, वेट है, शुड बी मेजर डेली, डेली उसका वेट करना है, ठीक है। उसके बाद में सोडियम रिच एलिमेंट शुड बी मिनिमम इन द पेशेंट डाइट। जो सोडियम इंटेक है, सोडियम इंटेक है वो कम करना है, क्या करना है, कम करना है, मिनिमम करना है, मिनिमम मतलब कम करना है ना, कम करना है पेशेंट की डाइट के अंदर, खाने में, डाइट मतलब जो खाना खाता है उसके अंदर सोडियम का इंटेक कम करना है, जिससे क्या होगा, बॉडी में एडिमा नहीं होएगा। उसके बाद में पेशेंट शुड बी गिवन आइस चिप। पेशेंट को, अगर पेशेंट कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उसमें क्या लिमिटेड रहता है, फ्लूइड उसका लिमिटेड रहता है, यानी 1 लीटर या 1.5 लीटर के करीब फ्लूइड लिमिटेड रहता है कि वो इतना ही फ्लूइड ले सकता है। तो उसको क्या, अगर पेशेंट को ज़्यादा प्यास लग रही है तो उसको क्या दे सकते हैं, आइस चिप दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो कोल्ड वाटर है, जो ठंडा वाटर है, रिड्यूस द थ्रस्ट सेंसेशन, जो पानी की जो थ्रस्ट सेंसेशन होता है, जो मतलब प्यास लगती है, उस सेंसेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, थ्रस्ट सेंसेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसलिए उसको आइस चिप्स दे सकते हैं, पानी की प्यास का सेंसेशन जो होता है उसको कम करने के लिए, थ्रस्ट सेंसेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। पेशेंट शुड बी यूज एट लीस्ट वाटर वाइल टेकिंग द ओरल टेबलेट। और अगर पेशेंट क्या है, अगर पेशेंट ओरल टेबलेट ले रहा है, अगर पेशेंट शुड बी यूज एट लीस्ट वाटर, मैंने कम वाटर यूज करे जब वो ओरल टेबलेट ले रहा है। जब ओरली टेबलेट लेता है पेशेंट तो कम से कम वाटर का यूज करना चाहिए, ठीक है, कम से कम वाटर का यूज करना चाहिए। पेशेंट शुड बी लिस्ट वाटर वाइल टेकिंग द ओरल टेबलेट। ये सब किसमें देखने को मिल सकता है, जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें, क्योंकि लिमिट रहती है पानी की, और अगर उन्होंने ज्यादा पानी पी लिया तो बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और एन आईवी पंप में बी यूज कंट्रोल आईवी इन्फ्यूजन, और आईवी पंप का यूज करना चाहिए, है ना, आईवी इन्फ्यूजन के लिए। आईवी इन्फ्यूजन, अगर किसी पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हो, आईवी लगा रहे हो, मतलब इंट्रावेनस थेरेपी दे रहे हो, इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड थेरेपी दे रहे हो, तो क्या लगाना चाहिए, आईवी पंप लगाना चाहिए, या इन्फ्यूजन पंप, इसको इन्फ्यूजन पंप भी बोल सकते हैं। आईवी पंप का मतलब हो गया इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप क्या करता है, वो एक मशीन होती है ऐसे, और उसके अंदर आईवी सेट निकलता है, मतलब आईवी सेट की वायर निकलती है, जो क्या करती है, ओवरली कितना फ्लूइड देना है, 1 घंटे में अगर 30 ml फ्लूइड देना है तो उसमें फिक्स कर देते हैं, और उस मशीन में फिक्स कर देते हैं, तो 1 आवर में वो 30 ml ही फ्लूइड जाएगा। इसलिए हमेशा इन्फ्यूजन पंप का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आईवी सेट का यूज किया, अगर वो गलती से ज्यादा फास्ट हो गया तो बॉडी के अंदर ज्यादा फ्लूइड चला जाएगा और वो फास्ट चला जाएगा। इसलिए हमेशा इन्फ्यूजन पंप का यूज करना चाहिए। अगर रीनल फेलियर वगैरह का पेशेंट है, अगर बॉडी में पहले से एडिमा देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण हमेशा इन्फ्यूजन पंप का यूज करें, जिससे पर्टिकुलरली ओवर में इतना ml ही जाएगा। उसके बाद में यूज ऑफ आइसोटोनिक सलाइन, अगर आइसोटोनिक सलाइन इज मोर सुटेबल फॉर द इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए आइसोटोनिक सलाइन का यूज करना चाहिए, है ना। आइसोटोनिक सलाइन इज मोर सुटेबल फॉर ट्यूब इरिगेशन। आइसोटोनिक सलाइन कौन सी होती है, जो एनएस होती है वो नॉर्मल सलाइन, वो आइसोटोनिक सलाइन होती है। उसके बाद में जो आरएल होती है वो भी आइसोटोनिक सलाइन होती है, तो इसका यूज सुटेबल है फॉर ट्यूब इरिगेशन के लिए। उसके बाद में द नीड फॉर सोडियम और फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट।
पेशेंट को एक्सप्लेन करना है सोडियम डाइट के बारे में और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के बारे में, मतलब फ्लूइड कितनी लिमिट में लेना है उसके बारे में भी पेशेंट को बताना है। जैसे किसी पेशेंट को अभी मैंने बताया था कि लिमिट रहती है कि इतनी ही लिमिट में पानी पीना है, जैसे 1 लीटर पानी पीना है, यानी 1 लीटर पानी पीना है, 1 ही लीटर पानी पीना है दिन में, तो उस चीज के बारे में पेशेंट को बता देना चाहिए कि आपको 1 लीटर पानी पीना है, तो पर्टिकुलरली इतनी चीजों में आप ऐड कर सकते हो ये 1 लीटर। और कम सोडियम डाइट आपको कम लेनी है, मतलब सोडियम नमक बिल्कुल नहीं लेना है या कम लेना है, वो आप पेशेंट को एडवाइज कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। द पेशेंट शुड बी एडवाइज नॉट टू वर्क व्हाइल स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। पेशेंट को बताना है कि एडवाइज करना है कि ज़्यादा स्टैंडिंग वाला वर्क नहीं करना है लॉन्ग पीरियड टाइम तक, तो पैरों में क्या स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम तक पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहेगा या कोई जैसे सिक्योरिटी वाली ड्यूटी रहती है जिसमें क्या रहता है रात भर या 8 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ता है, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहना पड़ता है, तो उसके कारण क्या हो सकती है बॉडी में ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उसे ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहने की सलाह नहीं देनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम तक अगर वो खड़े रहेगा तो बॉडी में क्या हो जाएगी, हाथ पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद डायरेटिक शुड बी गिवन टू द पेशेंट ऑन टाइम। जो डायरेटिक्स है ना, जो मतलब मैंने बताया था कौन कौन से डायरेटिक्स होते हैं, लेसिक्स वगैरह जो ड्रग्स होती है वो प्रॉपर टाइम पे जानी चाहिए। टाइम पे जाएगी तो क्या हो जाएगा बॉडी से फ्लूइड प्रॉपर निकलेगा। तो मोस्टली जो लेसिक्स जो डायरेटिक्स है वो मॉर्निंग में देते हैं, नाइट में नहीं देते, कभी भी नाइट में नहीं देते हैं। नाइट में क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्या करती है लेसिक्स वगैरह यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालती है। तो नाइट में अगर देंगे तो नाइट में यूरिन लगेगा पेशेंट को और वो बार बार में यूरिन करने के लिए जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बार बार में यूरिन करने जाएगा। इसलिए हमेशा मॉर्निंग में दो। और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स आर द बेस्ट सुटेबल फॉर दिस। और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स मैंने बताया था मैनिटोल वगैरह क्या होती है, इंजेक्शन मैनिटोल आता है, मैनिटोल वो क्या रहता है ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। मोस्टली हेड इंजरी वगैरह में अगर किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके अंदर ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद में पेशेंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी मॉनिटर ड्यूरिंग द ड्रग थेरेपी। पेशेंट का मैंने बताया था पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा चेक करना चाहिए। ब्लड के अंदर क्या चेक करते हैं, पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चेक करते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह चेक करते हैं, सोडियम बढ़ा हुआ है या पोटेशियम कम है ये सब चेक करते हैं। तो पोटेशियम सोडियम ये चेक करते हैं। तो ये क्या होता है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम, तो उसके कारण बॉडी में अगर सोडियम बढ़ जाए तो स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, पोटेशियम बढ़ गया तो स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, इसलिए इसका मॉनिटर करते रहना चाहिए हमेशा। तो एक बार वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिमा क्या है, बॉडी के अंदर 70 kg का अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर 60% उसमें क्या रहता है वाटर रहता है और उसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड रहता है 70% और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है जो 30% के करीब रहता है। उसके बाद में बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड अगर कहीं बॉडी में एबनॉर्मल फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाए, अगर जमा हो जाए तो उसके कारण क्या देखने को मिल सकती है, उसके कारण स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। बॉडी में अगर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाए, कहाँ पे बॉडी कैविटी के अंदर हो सकता है या इंटरस्टिशियम एरिया में हो सकता है, तो वो एडिमा कहलाता है। उसके बाद में डर्मिस लेयर के अगर स्किन के उधर हो तो उसे एडिमा कहते हैं। और अगर बॉडी में अगर फ्लूइड का कलेक्शन ब्रेन वेसल्स में हो तो उसे हाइड्रोसेफेलस कह सकते हैं। अगर लंग्स के टिश्यू या प्लूरल स्पेस में हो तो उसे हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं। ये मैंने इमेज में बताया था, ऐसा पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो अंगुलियों के निशान हो जाएंगे, ये पिटिंग एडिमा है, ठीक है। और ये ग्रेड के अकॉर्डिंग बताया था। अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसे असाइटिस कह सकते हैं। पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड इकट्ठा होता है तो उसे असाइटिस कहते हैं। उसके बाद में एडिमा कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है, डिजीज का एक सिम्टम है, ठीक है। और एडिमा
मोस्टली कहाँ ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो पैर, हेड और फेस में ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसका जो इटियोलॉजी है, कारण है, वो ज्यादातर मेन कारण क्या है, उसका अनकंट्रोल आईवी इन्फ्यूजन। रीनल फेलियर के पेशेंट को अगर अनकंट्रोल आईवी इन्फ्यूजन दिया जाए, फ्लूइड ज्यादा दिया जाए, तो एडिमा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सोडियम डाइट अगर ज्यादा ले रहा है तो एडिमा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में लीवर फेलियर अगर पेशेंट का हो गया तो देखने को मिल सकता है। अगर हार्ट फेलियर हो गया तो पेशेंट को देखने को मिल सकता है। उसके बाद में डायूरेटिक्स, अगर एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स का यूज कर रहा है तो पेशेंट में ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये एक रीजन हो गया। उसके बाद में अगर ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर इन द वेन, वेन में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर स्लो ब्लड फ्लो हुआ तो उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। जिसके कारण क्या हो जाएगा, वेरिकोज वेन हो जाएगी। वेरिकोज वेन में वेन क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण भी हो सकता है। इसके बाद में मैंने टाइप बताए थे। टाइप होते हैं लोकेशन के आधार पे, है ना, लोकेशन के आधार पे टाइप होते हैं। तो सेरिब्रल एडिमा अगर ब्रेन की टिश्यू में अगर एडिमा देखने को मिले तो उसे सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। पेरिफेरल एडिमा, जो पेरिफेरल एरिया होते हैं यानी हाथ पैर वगैरह वहां पे देखने को मिले एडिमा, तो वो पेरिफेरल एडिमा कहलाता है। उसके बाद में अगर आई के इधर देखने को मिलते हैं, पुफी आइज देखने को मिलती है, तो उसे ऑप्थेल्मिक एडिमा कहते हैं। लंग्स, या फिर अगर जो लंग्स के टिश्यू होते हैं, है ना, सर्कुलेशन, अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स, लंग्स के टिश्यू के अंदर अगर अकुमुलेशन फ्लूइड का देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। उसके बाद में ये तो हो गई लोकेशन के आधार पे। और एक अदर टाइप थे, जो दूसरे टाइप के होते हैं, पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा दो टाइप के होते हैं। जिसमें पिटिंग एडिमा प्रेस करने पे अंगुलियों के निशान हो जाए उसे पिटिंग एडिमा कहते हैं, और जहां पे अंगुलियों के निशान ना हो उसे नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। सिम्टम, मेन जो सिम्टम देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर वेट बढ़ जाएगा। और अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और डिस्टेंशन नेक देखने को मिलेगी। और रेस्पिरेटरी के अंदर टेकीपीनिया देखने को मिलेगा, डिप्सनिया देखने को मिल सकता है, और क्रैकल साउंड सुनाई देंगे। उसके बाद में नर्वस सिस्टम में अल्टर कॉन्शियस लेवल, जो कॉन्शियस लेवल है वो चेंज हो जाएगा। हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, वीकनेस देखने को मिल सकती है, लॉस ऑफ सेंसेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्किन में एडिमा आ जाएगा, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर की स्किन हो जाएगी, कूल स्किन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरास्टलाइसिस मूवमेंट बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, लार्ज लीवर की साइज बढ़ जाएगी, हेपेटोमेगली, एसाइटिस देखने को मिल सकता है, डायरिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद में डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस करेंगे ब्लड टेस्ट से, एलएफटी से, आरएफटी से, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उससे पता लगा सकते हैं, यूरिन टेस्ट से पता लगा सकते हैं, यूएसजी भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े हेपेटोमेगली वगैरह देखने के लिए। उसके बाद में ड्रग्स में मेन 3 ड्रग्स ज्यादातर मोस्टली जो ड्रग्स देते हैं वो डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स में लेसिस वगैरह आती है, डायटोर वगैरह आती है, मैनेटोल्स वगैरह आती है। एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी देते हैं, और ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। यह है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें वाइटल साइंस चेक करते रहना चाहिए हर 4 से 8 घंटे में। पेशेंट का डिप्सनिया वगैरह चेक करना चाहिए, टेकीकार्डिया वगैरह वो सब चेक कर सकते हैं। यूरिन आउटपुट अच्छे से मेजर करना चाहिए, वेट डेली मेजर करना चाहिए, सोडियम डाइट कम देनी चाहिए हमेशा पेशेंट को। और पेशेंट को अगर ज़्यादा प्यास लगे तो आइस चिप्स दे सकते हैं, और पेशेंट को कम से कम वाटर में टेबलेट देनी चाहिए। और अगर आईवी फ्लूइड देना है तो इन्फ्यूजन पंप लगा के देना चाहिए, और आइसोटोनिक सलाइन ट्यूब इरिगेशन के लिए यूज करनी चाहिए। और सोडियम और फ्लूइड रिस्ट्रिक्स बताना चाहिए पेशेंट को कि सोडियम डाइट कम खानी है, फ्लूइड कम लेना है, ये सब एडवाइस देनी है। और ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम तक खड़े नहीं रहना, ये भी एडवाइस दे सकते हैं। और डायूरेटिक्स टाइम पे देनी चाहिए पेशेंट को, जो डायूरेटिक्स टेबलेट वगैरह है, इंजेक्शन वगैरह, वो टाइम पे देना चाहिए। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का चेकअप करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।